अब नहीं आएगा। यस, सो लेट्स बिगिन एवरीवन। ये वाला टीवी भी चल रहा है गौतम, ये वाला। रेडी? सो जैसा कि मैंने बताया रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी, तो रिकॉर्डिंग भी तो करनी पड़ेगी ना। तो मेरा नाम क्या है? प्रोफेसर शुभम जोशी। मैं 9 साल से पढ़ा रहा हूं। मैं महाराष्ट्र के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे में रैंकर हूं। एलएलबी के अंदर मैं साइंस का भी टीचर था, सॉरी स्टूडेंट था, एंड कॉमर्स का भी स्टूडेंट था। हाँ, साइंस का टीचर भी था, वो बाद में कभी बताऊंगा। फिर मैंने ऑल इंडिया लेवल पे पढ़ाना चालू किया एट अ यंग एज ऑफ 21-22 ईयर्स। मैंने सीए की एग्जाम भी दी है, सीएस की भी एग्जाम दी है, सीएमए की भी एग्जाम दी है, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस मुझे उसको हाफ वे छोड़ना पड़ा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट सिर्फ एक ही इसमें था, एंड दैट वाज लॉ। मतलब एडवोकेसी के अंदर तो लॉ सबसे ज्यादा कहां पे है? एलएलबी के अंदर। तो मैंने उसके ऊपर फोकस किया। अब मैं चाहता हूं सबसे पहले आप लोग अपने करिकुलम को समझो। क्या आप लोग ये जानते हो कि लास्ट 2 इयर्स पहले, मतलब आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, लॉ का सिलेबस थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा अलग था। पता आपको ये बात? और अभी लास्ट ईयर इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस लाए आईसीएआई ने। इंटर का सिलेबस नीचे लाया ऐसा बोलते हैं, बट वैसा नहीं है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, सीए इंटर अदर लॉस के अंदर था, उसको नीचे लेके आ गए किधर? सीए फाउंडेशन के अंदर। वो लगता है इंटर का टॉपिक, बट उसके अंदर उन्होंने कुछ भी नहीं दिया है। उन्होंने सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग दिया है, मतलब छोटू छोटू सा एरिया दिया है, उसमें कुछ भी इतना डरने जैसा नहीं है। हां, अगर आप सबसे पहले देखो तो हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है आईसीएआई के अंदर, लॉ के अंदर, दैट इज, मैं आपको इन डेप्थ बताता हूं, दैट इज इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। सबसे पहला टॉपिक कौन सा बच्चों? रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब ये टॉपिक आपके सिलेबस में डालने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपको यह पता चले कि इंडिया में कौन सी बॉडीज है जो अलग अलग लॉस से डील करती है। जैसे कि सेबी किससे डील करता है? स्टॉक मार्केट से डील करता है। एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इट इज अ कोर्ट जहां पे सिर्फ कंपनी लॉ से रिलेटेड मसलों को सॉल्व किया जाता है, बराबर। आईबीबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस क्या होता है? एमसीए क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या है? मतलब यह टॉपिक को मैं बोलूंगा लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइफ में कुछ करने के लिए नहीं रहेगा, बोर हो रहे हो, तब इस चैप्टर को रीड करना, तो ज्यादा बोर हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद हाँ, एक और चीज बता देता हूं मेरे बारे में। मैं ना डार्क जोक्स के अंदर बहुत मास्टरी रखता हूं, तो मेरा ह्यूमर बड़ा डार्क है। जैसे फैन दिखता है तो सुशांत सिंह राजपूत याद आता है ना। तो मैं ऐसे बहुत सारी चीजें बीच बीच में बोलूंगा, तो ऑफेंड मत हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट दैट वी हैव इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बच्चों एक चीज बता देता हूं, जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चालू करते हैं तो कम से कम, एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अगर डेली क्लास होता है तो 3 महीना से 2.5 महीना लगता है सिर्फ एक चैप्टर पढ़ने के लिए। यह टॉपिक पहले छोटू सा था, सीए इंटर के अंदर के कुछ टॉपिक्स उठा के यहां पर डाल दिए, कट कॉपी पेस्ट एज इट इज किया हुआ है। आप समझ रहे हो? सबसे बेसिक, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लाइफ का अगर कोई टॉपिक रहेगा लॉ के अंदर तो वो ही ये। अगर इसके अंदर आपने गड़बड़ की तो आप अपने करियर के साथ खेल रहे हो, क्योंकि इसमें जो टर्म्स यूज होते हैं वो सारे टर्म्स हम लोगों को ऊपर के लेवल में भी काम में आते हैं, और अदर टॉपिक्स जो है उसमें भी काम में आते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आप लोग गलती गड़बड़ कर नहीं सकते। और आप लोग आज अगर यहां पे आके बैठे हो तो आप लोग को यह पता होना चाहिए कि आप इस दुनिया के, इस देश के कितने सारे बच्चों से ऑलरेडी आगे हो। आपने डिसीजन क्या लिया कि यू विल स्टार्ट योर सीए जर्नी व्हेन यू आर इन 12th स्टैंडर्ड, तो आपका जो फोकस लेवल है इट इज मोर स्ट्रॉन्गर एंड बेटर देन अदर स्टूडेंट्स। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस सब्जेक्ट इज गोइंग टू हेल्प यू इन राइटिंग आंसर्स फॉर योर थ्योरी सब्जेक्ट्स इन बोर्ड। देखो प्रॉब्लम क्या होता है ना, हमको इंग्लिश आती है पर मन में आती है, जब बोलने जाते हैं तो दिस इज द, दैट इज द, बिकॉज दैट्स वाई करके हम लोग आप वापस आ जाते हैं, हेंस देयरफॉर, है ना। आप जब ये चीज पढ़ोगे तो आपका कमांड स्ट्रांग होगा किसके ऊपर? लॉ के ऊपर नहीं, इंग्लिश के ऊपर। और ये चीज आपको मदद करेगी कहां पे? 12th बोर्ड के
थ्योरी सब्जेक्ट्स के अंदर आंसर लिखने में। समझ में है? आप क्या करोगे मालूम है? आंसर लिखते हो हैवी हैवी वर्ड्स यूज करना चालू करोगे, तो जिससे पेपर चेक करने वालों को आपके अंदर और कॉन्फिडेंस आएगा। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर आपने मिस कर दिया तो आप ये सोचो कि आपने अपने लाइफ के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ किया। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो ये लास्ट का पार्ट है ना, ये देखो, 1 2 3, कैन यू सी 1 2 एंड 3, ये 3 नए यूनिट्स ऐड हुए हैं आपके सिलेबस में। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, बेलमेंट एंड प्लेज, एंड लास्ट में आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ये 3 नई चीजें ऐड हुई है। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, मैं इसकी कसम खा के बोलता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरे सीए इंटर के जो स्टूडेंट्स थे, उन लोगों का एक ही रोना होता था कि सर इन 3 टॉपिक की पढ़ाई कैसे करें, हमको सब आता है। मतलब इंटर में बच्चों को सब आता था, पर ये 3 टॉपिक उनके नाक में दम कर देते थे। और देखो हम लोग ना स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। मैं आपको डायरेक्टली तो ये सिखा नहीं सकता। ये समझने के लिए पहले आपको जनरल नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सीखना पड़ेगा ना, तभी तो आप आगे की 3 यूनिट्स पढ़ पाओगे, समझ पाओगे। इज दिस क्लियर? पक्का क्लियर है सबको? तो ये 3 चीजें नई ऐड हुई है, पहले ये 3 चीजें नहीं थी। फिर बच्चा लोग आता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। देखो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो रोज अपनी लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? डेली बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट, डेली बेसिस पे करते हैं ना। बस से कितने लोग आते हैं यहाँ पे, बस से टिकट निकाल के? जो भी बस से आते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है? आप क्लास में बैठे हो तो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है क्लास वालों के साथ। हर जगह पे कॉन्ट्रैक्ट है। और उसी तरह आप ब्रेक के अंदर चाय पीते हो, कॉफी पीते हो, जो भी है, आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट का भी इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये हमारे रोजमर्रा की लाइफ में हम चीजें यूज करते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक ना आदमी था, ये ना बहुत पुराना केस लाया, बहुत मतलब आई थिंक 1400 के आसपास का केस लाया। एक बंदा मेडिकल में जाता है, केमिस्ट के पास जाता है और उसको बोलता है कि मुझे ना हॉट वाटर बैग चाहिए। क्या चाहिए? हॉट वाटर बैग, मतलब गर्म पानी का बैग चाहिए। वो नहीं होता सिकाई करने के लिए होता है। आपको मतलब पेन हो रहा है तो आप क्या करते हो, उसमें गर्म पानी डालते हो और उसको रखते हो, है ना। तो वो दुकान वाले के पास जाता है और बोलता है हॉट वाटर बैग है क्या? तो दुकान वाला बोलता है। तो उसको दुकान वाले को पूछता है आदमी कि क्या मैं इसमें बॉइलिंग वाटर डाल सकता हूं क्या? तो दुकान वाला बोलता है कि आप इसमें बॉइलिंग वाटर तो नहीं डाल सकते, पर हॉट वाटर डाल सकते हो। अब आप बोलोगे सर बॉइलिंग और हॉट वाटर में फर्क क्या होता है? फर्क होता है। बॉइलिंग वाटर मतलब जिसमें बुलबुले निकल रहे हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो जिसमें वो इवेपोरेट होना चालू होता है। और हॉट वाटर मतलब क्या होता है? जो 100 डिग्री से नीचे है। तो दुकान वाले ने क्या बोला, क्या डाल सकते हैं? बॉइलिंग वाटर डाल। ये आदमी आया, इसने इसके अंदर हॉट वाटर डाला, बॉटल को बंद किया, अपनी वाइफ को दिया, बॉटल बर्स्ट हो गया, उसकी वाइफ को 2nd डिग्री बर्न हो गया बॉडी के ऊपर। क्या यहां पे दुकान वाले की गलती है? नहीं है। हॉट तो इसने हॉट ही डाला ना। तो मैंने किधर बोला? हस्बैंड ने क्या किया? हॉट वाटर ही डाला और बैग फूट गया। तो दुकान वाले के ऊपर हम केस फाइल कर सकते हैं क्या? पक्का? कंपनी के ऊपर करेंगे, बट खरीदा किससे? एक बात बताओ, अपन इंडिया में रहते हैं ना, इंडिया में लोगों को 2 चीज पसंद है, सस्ता या तो फुकट। अग्री करते हो कि नहीं करते हो? या तो सस्ता चाहिए तो फुकट चाहिए, बीच का कुछ है ही नहीं। भाड़े की गाड़ी चाहिए, कितना रुपए किलोमीटर? 22 15 करा ना। अरे तुम्हारी गाड़ी होती तो तुम 15 में देते क्या? नहीं। क्या होता है बच्चों, अभी बहुत सारी चीजें आपको सीखनी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हम लोग डॉक्टर के पास बाद में जाते हैं, लास्ट में। हम पहले मेडिकल के पास जाते हैं। डोकं दुखता है, औषध आहे का? वो गोली देता है। अभी आपने वो दवाई खाई और अगर आपको कुछ हो गया तो मेडिकल वाले पे इल्जाम आएगा ना। आप समझ रहे हो क्या? बेचने वाले को पता है ना कि वो कौन सी चीज बेच रहा है और वो किस चीज के लिए सूटेबल है। अच्छा, मेरा सरनेम है शुभम जोशी, मतलब सरनेम नहीं, जोशी सरनेम है। आई एम नॉट महाराष्ट्रियन जोशी, मैं जोशी जी हूं, जोशी काका नहीं हूं, है ना। पर मला मराठी बोलता येते का? कारण बोलावं लागतं। ठीक है। उसके बाद आता है, उसके बाद हाँ, बट कभी कभी फ्लो मेरा टूट जाता है मराठी का और फिर मैं भूल जाता हूं मैं क्या बोल रहा था। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है नंबर्स में, 87 86 96 92, है ना। पेरेंट्स आते, पेरेंट्स ने एक बार बोला कि नंबर माझा घ्या तुम्ही, नंबर द्या। ओ 97 49,
मैं क्या डालूं फोन के ऊपर, तो मैंने सिर्फ रैंडम नंबर टाइप किया, उन्होंने बोला मिस कॉल दिया, बोला बैटरी लो है ना। तो ये सब प्रॉब्लम्स होती है, तो आप मेरे साथ ऐसे गेम मत खेलना, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। देखो ये टॉपिक ना मुझे लगता है इंस्टीट्यूट ने हटा देना चाहिए। ये मानसिक मतलब मेंटल जो हमारी स्थिति होती है ना, उसके ऊपर सबसे बड़ा दाग है ये। दिस टॉपिक कैन गिव स्टूडेंट्स डिप्रेशन। रीजन बताता हूं, आप इसको 12वीं में भी पढ़ोगे अकाउंट्स में, हाँ पार्टनरशिप अकाउंट्स है ना, फिर आप इसको पढ़ोगे सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स में, फिर आप इसको पढ़ोगे लॉ के अंदर। वहां पे आप एडजस्टमेंट सीखोगे, यहां पे सीखोगे कि लॉ क्या बोलता है। और एक बात बता देता हूं, अकाउंट्स के अंदर जो पार्टनरशिप है ना वो लॉ से आया है, तो लॉ का सुप्रीमेसी ज्यादा है, पहले बता देता हूं, ठीक है। उसके बाद आता है एलएलपी एक्ट। ये छोटा मोटा सा टॉपिक है, जो फर्स्ट टॉपिक था ना लीस्ट इंटरेस्टेड, एकदम लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वैसे ही ये है। इसको क्यों डाला है ये मुझे आज तक पता नहीं। मजे की बात पता है आपको क्या है, यही सेम टॉपिक इंस्टीट्यूट ने इंटर में भी डाल दिए, उनो रिवर्स। इंटर से डाले ना फाउंडेशन में टॉपिक, तो ये टॉपिक को आधा एज इट इज ऊपर डाला है और आधा नया पार्ट डाला है जो एग्जाम में आते ही नहीं। फिर आता है हमारा रोटी कपड़ा और मकान कंपनी एक्ट। आप आपका घर चला सकते हो इस पे, एक ही टॉपिक के ऊपर, कंपनी एक्ट 2013। एक चीज समझ लो गाइस, इंटर के अंदर जो लॉ है वो 85% कंपनी लॉ है। समझ में आ रहा है आप लोग को? और मैं आपको सिखाना चाहूं तो कंपनी लॉ से शुरुआत कर सकता हूं, बट प्रॉब्लम क्या है ना, बहुत सारे वर्ड्स है जिसका मीनिंग हम कहां पे सीखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो हम पीछे जा के ही पढ़ेंगे, आगे से पढ़ नहीं सकते। देन आफ्टर वी हैव नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। इसको क्यों डाला है इंस्टीट्यूट ने, आई स्टिल डोंट नो। डालना था तो ढंग से इंटर का एज इट इज कॉपी पेस्ट करते हैं। अगर आपको कोई भी व्यक्ति ये बोलता हुआ दिखता है ये इंटर से उठा के यहां पे डाला है, तो उसको बोलना इधर आ, सर से बात कर एक बार, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर उन्होंने बहुत सारी चीजें इंटर से कट कर दी है। इंटर का जो सिलेबस था ये उसका सिर्फ 20% है, 20 से 25% है। समझ में आया सबको? तो हमारे टोटल करिकुलम में 7 चैप्टर है, 7 टॉपिक्स में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, एकदम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कोई है तो वह है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर 100 मार्क्स का पेपर है बच्चा लोग, तो 35 से 40 मार्क्स सिर्फ एक टॉपिक से आते हैं, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और मैं आपको डराना नहीं चाहूंगा, बट मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। पिछले साल की जो 2 एग्जाम्स हुई ना, उसके अंदर इंस्टीट्यूट ने क्या गेम किया पता है? फर्स्ट पेपर ऑफ न्यू सिलेबस जो हुआ, उसके अंदर इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चंस डाले कम और हर क्वेश्चन के पीछे मार्क्स लगा दिए ज्यादा। तो बच्चे क्या थे कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तो 7-7 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद वाले अटेम्प्ट में, मतलब अगस्त 2024 का जो अटेम्प्ट हुआ ना, उसमें इंस्टीट्यूट ने क्या किया पता है आपको? उसमें क्वेश्चंस डाल दिए बहुत सारे, मार्क्स कर दिए 3 और 4। तो बच्चे हो गए पैनिक मोड में कि पेपर कितना लेंदी है। ये एक ही सब्जेक्ट है जो आपको या तो बहुत अच्छे मार्क्स से पास करवाएगा, या तो यही सब्जेक्ट कारण बनेगा आपके फेल होने का। ये बात मैं आपको आज ही बता देता हूं। मैं आपको मेरी टीचिंग टेक्निक्स के बारे में बता देता हूं। मैं आपके क्लास में नोट्स बना के दूंगा, जो आपको घर पे बनाने चाहिए वो मैं क्लास में बनवा के दूंगा। और बनवा के दूंगा मतलब लिखवा के दूंगा, नंबर 1। नंबर 2, मैंने मेरे नोट्स इस प्रकार से बनाए हैं कि हर टॉपिक के बीचों बीच बहुत सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं। मेरी नोट्स जो बनी है वो आईसीएआई के स्टडी मटेरियल के ऊपर ही बनी है। मैं आईसीआई का बुक अगर इतना है तो मेरा मटेरियल इतना है। ये चीज में मैं आपको बता देता हूं। आपका थैंक यू बोलने का समय आएगा जब आप इंटर में जाओगे, आपको रियलाइज होगा कि जो शुभम सर ने हमको फाउंडेशन में सिखाया उसका यूज हमको इंटर में कैसे हो रहा है। मेरा 9 साल का रिकॉर्ड है बच्चों, मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा पर कभी कभी कर लेता हूं। इंटर में अगर 100 बच्चा एग्जाम दिया था मेरे पास से पढ़ के, तो लॉ के अंदर 95% बच्चा पास हुआ है। और ये मैंने मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे एज अ प्रूफ डाला हुआ है बच्चों के नाम के साथ। लॉ के अंदर एग्जाम्शंस मिलवाए हैं बच्चों को। ये सब्जेक्ट में पास होना डिफिकल्ट नहीं है, हम इसको डिफिकल्ट बना देते हैं। तो चलो आज ना हम लोग सबको सिलेबस और करिकुलम समझ में आ गया। टोटल चैप्टर कितने हैं? 7। सबसे पहला क्या आता है? इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। दूसरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो हमारा रोटी कपड़ा मकान है।
तीसरा सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जिसको हम बोलते हैं सोगा। क्या बोलते हैं? सोगा। तीसरा है, चौथा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, फिर उसके बाद आता है एलएलपी एक्ट, उसके बाद कंपनीज एक्ट, एंड लास्ट में आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। एक बात बताओ आपको, मजे की बात, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, पता है कि नहीं पता नहीं। कंपनी लॉ है ना, कंपनी लॉ, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं हर चीज का, ताकि आपको इंटरेस्ट बढ़े। देखो आप यहां पे जब सीखने आते हो ना, तो यहां पे मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे क्या बताता हूं, आई वॉन्ट यू ऑल टू डिस्कस विथ मी। जैसे ना बहुत सारे बच्चे ना भी मेरे को ना इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे ना अलग अलग वीडियोस भेजते हैं, जो भी सीखते हैं ना, सर ये देखो आपने बोला था ऐसा हुआ। ये सब हम जब करेंगे ना, तो आप लोग ना इंटेलेक्चुअली डेवलप होंगे। मुझे एक बात बताओ, लेस का कॉम्पिटिटर कौन है? लेस का कुरकुरे। सबसे बड़ा कंपटीशन कौन है आज की तारीख में? कुरकुरे। बालाजी वेफर्स महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में मिलता है। साउथ इंडिया में जाओगे बालाजी वेफर्स मिलता है क्या बोलोगे तो नो वन नोज एनीथिंग अबाउट इट। तो मेन कंपटीशन इंडिया में कौन है? लेस का कुरकुरे है। वेरी गुड, पक्का। डोरिटोस, चीटोस, और क्या आता है? 2M आता है ना। चलो ठीक है, क्या आप जानते हो कि लेस का बाप और कुरकुरे का बाप एक है? कौन सा? पेप्सिको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मतलब पेप्सी ही बना रहा है इसको, पेप्सी ही बना रहा है उसको। चीटोस को भी पेप्सी बनाता है, डोरिटोस को भी पेप्सी बनाता है। होनासा कंपनी के बारे में सुने? होनासा नहीं सुना है आप लोगों ने? अच्छा, इंडियन मैजिक मार्केटिंग नहीं सुना? होनासा मतलब मामा अर्थ। मामा अर्थ इज अ ब्रांड, होनासा इज द रियल नेम ऑफ कंपनी। और इंडियन मैजिक मार्केटिंग, ईयरफोन यूज करते हो बोट के? पता है आपको, बोट खुद से ईयरफोन मैन्युफैक्चर नहीं करता, चाइना से मंगवाता है। कितने लोग यहां पे जिनके पास बोट का ईयरफोन है? 1000 रुपए से चालू होता है ना। अली बाबा ऐप पता है? अली बाबा ऐप, अली एक्सप्रेस नहीं पता था, उसके ऊपर जाना। जो ईयरफोन आप 1000 रुपीज का खरीदते हो, वो वहां पे 60 और 70 रुपीज में मिलता है। बल्क में ऑर्डर देना पड़ता है, मागू शकत नहीं, बिकॉज यू हैव टू ऑर्डर 99,000 यूनिट्स। उसके ऊपर वो आपका ब्रांडिंग लेबल वगैरह लगा के आपको चिपका के देगा। तो आपको सिर्फ ऑर्डर प्लेस करना है, चाइना जाने का, मिलके आने का, और माल मंगाने का, और फिर इंडिया में बेचने का। अमन गुप्ता पेशे से क्या है? नमिता थापर चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो इन्होंने क्या किया? सीए बनने के बाद इन्होंने सीए का प्रैक्टिस क्या है? अपने नॉलेज को यूज करके बिजनेस चलाया। बिजनेस चलाया ना। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग बिजनेस फोकस्ड, बिजनेस माइंडेड रहो। कितने लोग यहां पे जो सीए बनने के बाद फर्म चलाना चाहते हैं, खुद की फर्म? 1 2 3। कितने लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं? बाकी के लोग क्या करना है? सीए, सिर्फ नाम की पहले हमको सीए चाहिए। ऐसा नहीं होता, आप लोग को डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको सीए बनने के बाद करना क्या है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ये समझ में आ गया सबको? लेट अस बिगिन विद आवर फर्स्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, विच इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है? ये बच्चा लोग एक बात बताओ, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया किसने? अगर आप ईयर देखोगे तो इंडिया तो आजाद हो गया था ना तब तक। हाँ, क्या बोल रहे हैं? है ना? गांधी जी भी लॉ सीख रहे थे तो, है ना? बराबर ना? इन 1872। इसके पहले इंडिया में क्या था? ये टाइम पे नहीं था क्या? तो ये कानून किसने बनाया? आज भी हम इसको यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हमको फ्रीडम मिला, तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने बोला कि अगर हम अंग्रेजों के बनाए हुए कानून जो इतने साल से यूज हो रहे हैं, इसको हटा दे, तो हमको 200 साल लगेगा नए कानून बनाने के लिए। उसमें कुछ गलत चीजें रहेगी तो उसको हटा देते हैं, पर बाकी लॉज एज इट इज रखते। इसी के लिए इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन वर्क इन यूरोप। हमारे लॉज और ब्रिटिश लॉज बहुत सारे सेम हैं। ठीक है? अब कॉन्ट्रैक्ट जब मैं बोलता हूं तो दिमाग में क्या आता है? एग्रीमेंट आता है? यस, बताओ। यस यस यस। कॉन्ट्रैक्ट जब मैं बोलता हूं तो क्या समझ आता है? मतलब कॉन्ट्रैक्ट वर्ड आपने सुना है, मीनिंग क्या होता है? चलो मैं यहां पे लिख देता हूं, एग्रीमेंट। चलो,
एक काम करो सर, आपका नाम क्या है? अर्पित। सर आपका नाम? हर्षित। अर्पित, अगर तू हर्षित को सीढ़ियों से धक्का देगा तो मैं देखो 50,000 रुपए गूगल पे करता हूं, करेगा? सोच मत, इधर देख के बात कर। हाँ है ना? तो अभी 50 थोड़े भेज देगा उसको, पर धक्का देगा, ठीक है? अब अगर ये इसको धक्का देता है और ये गिर जाता है, इसका माथा वाथा फूट जाता है, बेहोश हो गया, कोमा में चला गया, ये आया मेरे पास, बोलता है सर सर 50,000 रुपए दो ना, मैंने नहीं दिया, तो क्या ये मुझे कोर्ट में लेके जा सकता है? क्यों? नहीं हुआ साइन, चल पेपर ले गया, मैं पेपर पे साइन करता हूं, नहीं, लीगल नहीं है, पक्का? ठीक है, मेरा बर्थडे आ रहा है, कब आ रहा है बता देता हूं, मुझे क्या पसंद है वो भी बता देता हूं धीरे धीरे, है ना? तो बराबर वो गिफ्ट में सरप्राइज होने का नाटक करूंगा, अरे है ना? मेरा बर्थडे है 10 मई को, ठीक है? किधर तो भी नोटबुक के पीछे लिख लो, है ना? आज का इंपॉर्टेंट नोट क्या है? सर का बर्थडे कब आता है? 10 मई को आता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने डिसाइड किया है कि मैं आप सब बच्चों को 10 मई के दिन जो भी मुंबई में आईपीएल का मैच चालू रहेगा वो लेके जाऊंगा। अभी रिकॉर्डिंग भी हो गई, पेपर पे लिख के दूं, साइन कर दूं, लेके आ पेपर, अभी तो करके देता हूं, है ना? पेन भी देना है ना, इससे नहीं लिख पाऊंगा। देखो ना, आप लोग सब साइन कर दोगे उसके ऊपर, आप लोग भी साइन करोगे ना? जहां पे भी मैच आएगा 10 मई को आईपीएल का, आईपीएल कैसे खत्म होगा 10 मई को? लीगल पेपर, इसको कन्वर्ट कर, अरे स्टैम्प पेपर चाहिए, पक्का स्टैम्प पेपर लगेगा, सोच लो। वेरी गुड, पैसे बचे। अगर आप लोग थोड़ा सा उस चीज को यूज करो जो कॉमन नहीं है, तो फिर आपको रियलाइज होगा कि एग्रीमेंट बनाने के लिए कागज पत्र की जरूरत नहीं पड़ती। रिक्शा जब बुक करते हो या रिक्शा वाले को रुकाते हो तो उसको बोलते हो काका 1 मिनट, स्टैम्प पेपर आणते हैं ना, मला हडपसरला ड्रॉप कराना। वो साइन नहीं कर पा रहा है तो ड्रॉप नहीं करेगा क्या? पीएमटी में चढ़ते हो, कंडक्टर के साथ यही करते हो क्या? माझा स्टैम्प पेपर आदि गया, माझा स्टैम्प पेपर आदि गया, तो एग्रीमेंट हो रहा है ना? राइटिंग में होता है क्या? खाना खाने जाते हो बाहर रेस्टोरेंट में, स्टैम्प पेपर निकाल के रखता है कि रेस्टोरेंट वाला, साइन करो इतना बिल भरोगे आप, तो फिर बच्चा लोग पहले तो एक चीज दिमाग में डाल लो, एग्रीमेंट बनाने के लिए कागज और पेन की जरूरत नहीं होती हर बार, एग्रीमेंट ओरली भी बन सकते हैं। लोग डील साइन होने के बाद हैंडशेक करते हैं ना, इट इज अ साइन कि मैंने ऑफर को एक्सेप्ट किया। सिंपल सा लॉजिक है, मेरे को फोन बेचने का है, कौन खरीदना चाहेगा? एग्जाम्पल, हाँ बोलना, हाँ बोल दिया, अब इसको लेना पड़ेगा फोन, क्यों? हाँ बोल दिया। पेपर पे राइटिंग में कुछ होता है क्या? आप में से कितने लोग हैं जो डॉक्टर के पास जाते हो तो पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं? नहीं ना, नहीं करते हो ना कॉन्ट्रैक्ट साइन। इमेजिका गए हो क्या? इमेजिका गए हो या देखा है इमेजिका? इमेजिका में कुछ राइड्स है जहां पे लिखा है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर और हार्ट का प्रॉब्लम है तो इन झूलों में मत बैठो, और आप बैठ गए और उधर आपको अटैक आ गया, लोग सोचे आप बेहोश हो गए, आप प्रलोक सिधार लिए, तो क्या उस केस में इमेजिका के ऊपर केस फाइल कर सकते हो क्या? क्यों? उन्होंने वार्निंग दिया ना, आप बैठे, उनकी गलती है क्या? खत्म। आपको समझ में आया क्या? पक्का क्लियर है? पक्का। तो एग्रीमेंट किसी भी चीज का बन सकता है ना, खून करने का बन सकता है। हाँ चलो मैं आपको ना थोड़ा सा, अभी आपका क्या है ना, बताओगे आपको क्या है, आपके दिमाग में ना थोड़ा सा धूल जमा है, तो उसको थोड़ा साफ करते हैं अपन, ताकि आप क्लियरली देख पाओ। रेडी? तो चलो, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है, पहले क्या बनता है? पहले कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कि एग्रीमेंट बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट वाले कितने यहां पे? कॉन्ट्रैक्ट वाले सर आप हो? तो आपका नाम सर? प्रतीक। प्रतीक कह रहे कॉन्ट्रैक्ट पहले बनेगा, अभी कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हो, क्या नाम है मैडम आपका? वैष्णवी। आपका नाम मैडम? समृद्धि। समीक्षा। मैं सारे नाम भूल जाऊंगा, डोंट वरी। क्लास के बाहर गया, क्या नाम था उसका, है ना? कॉन्ट्रैक्ट वाले आप हो सर? 1 2 3 4, आप गलत हो। है ना? पहले क्या बनेगा? एग्रीमेंट। पर एग्रीमेंट कैसे बनता है? प्रपोज,
प्रपोजल देना पड़ता है पक्का? पीछे बॉयज आपको क्या लगता है? प्रपोज करना पड़ेगा? देखो सबसे पहले इसमें आता है ऑफर। क्या आता है? ऑफर के बाद आता है, एक बात बताओ, आप अगर किसी को अपने दिल की बात कहनी है तो सीधा आई लव यू टू बोलते हो क्या आई लव यू बोलते हो? आई लव यू टू जाके बोलते हो क्या आई लव यू टू? नहीं ना, पहले क्या बोलोगे आप? आई लव यू। तो आपने ऑफर दिया, फिर उससे क्या आएगा? वो कैसे देगा एक्सेप्टेंस? आई लव यू टू बोल के। समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? जब मैं ऑफर देता हूं तो तेरे पास कितने ऑप्शंस है? दो। या तो तू हां बोले या तो तू ना बोले। अगर तूने ना बोला तो बात आगे बढ़ेगी क्या? नहीं। पर अगर तूने हां बोला तो बात आगे बढ़ेगी। बराबर? अब ऑफर और एक्सेप्टेंस के बारे में समझते हैं। पिन ड्रॉप साइलेंस, एकदम फोकस्ड रहना, मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, मजा आने वाला है। पर अगर आपको कुछ नहीं समझता है बीच में तो जस्ट रेज योर हैंड कि सर समझा नहीं। तो जैसे ही मेरा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होगा मैं तुरंत आपके पास आऊंगा और आपका डाउट सॉल्व करूंगा। रेडी? पक्का रेडी? देखो यहां पे आपको बहुत सारा ब्रेन यूज करना है जो बहुत टाइम से जंग लगा हुआ है। ठीक है? रेडी सब लोग? ये है मिस्टर दांत चिपका के बोलना, चिन्नू। कौन है ये? चिन्नू। यह है मिस्टर चिन्नू। मिस्टर चिन्नू को चुन्नी थोड़ी होगी है ना, मिस मुन्नी। ध्यान दो ध्यान दो, अरे अरे अरे, डेविएट नहीं। नंबर 1। अरे मैंने गलत लिख दिया। नहीं गलत बोला मैंने, रुको। I want to sell my car to you for 2 लाख रुपीस। कितना? 2। कितने लैक्स? 2 लैक्स, है ना? चुन्नू ने मुन्नी को बोला मैं अपनी गाड़ी आपको बेचना चाहता हूं 2 लाख रुपए में। चुन्नू ने मुन्नी को क्या दिया? ऑफर। बराबर? मुन्नी के पास कितने ऑप्शंस है? 2। कितने ऑप्शंस है? 2। ऑप्शन नंबर 1 या तो न्या। बराबर? न्या, है ना? तो या तो वो नो बोलेगी या तो वो यस बोलेगी। और अगर मुन्नी ने नो बोला तो बात आगे बढ़ेगी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कुछ भी नहीं होएगा, बात उधर ही खत्म। पर अगर मुन्नी ने यस बोला तो मुन्नी क्या बोलेगी? नंबर 2 बोलेगी आई वॉन्ट टू परचेस दी, अरे कार की स्पेलिंग भूल गया मैं, 2 लाख। ओके? अब जितना आसान ये दिख रहा है बच्चों उतना आसान नहीं है। अब अगर नजर हटी दुर्घटना घटेगी। ठीक है? ध्यान दो सब लोग। चुन्नू ने मुन्नी को जब ऑफर दिया तो क्या उसने प्रॉमिस किया कि मैं तेरे को गाड़ी देगा? हां, वो प्रॉमिस कर रहा है ना कि तू 2 लाख देगी तो मैं वादा करता हूं कि मैं मेरी गाड़ी तेरे को दूंगा। और जब मुन्नी ने हां बोला तो क्या मुन्नी ने भी प्रॉमिस किया? क्या प्रॉमिस किया मुन्नी ने? वो 2 लाख देगी। बराबर? मेरा प्रॉमिस तेरा प्रॉमिस बनता है एग्रीमेंट। समझ में आया? समझ में आया? मेरा प्रॉमिस प्लस तेरा प्रॉमिस, तो 2 पार्टीज होनी चाहिए। मैं खुद को ही कॉल करके बोलूंगा गाड़ी खरीदेगा क्या? दूसरा कौन? हाँ खरीदूंगा। कितने में? तू बता। कोर्ट में गए, जज साहब सुनो ना, वो जोशी है ना, उसने मेरे को गाड़ी का पैसा नहीं दिया, बुलाओ उसको, मैं ही है ना? चलेगा क्या ऐसा? नहीं। क्लियर सबको? पक्का? बट क्या इतना आसान है ये? नहीं, क्योंकि इसमें एक बहुत सुंदर सी टर्म आती है और उस टर्म का नाम है कंसेंसस सर्टिफिकेट।
स्टेडियम, नहीं समझा ना, इजी करता हूं, सुनो, याद हो जाएगा, डोंट वरी। हे का है ना, सुनो मेरी बात। देखो, आपको गेस करना है कि वो लड़का कौन था, ठीक है? तो एक ना लड़का था, सेकेंड स्टैंडर्ड में, वो नासिक में आया जयपुर से, ठीक है? तो ही वॉज इन किल बिल सेंट जोसेफ। कोई नासिक से है यहां पर? चलो अच्छा है ना? तो नासिक में आया, स्कूल का नाम था किल बिल सेंट जोसेफ हाई स्कूल, सेकेंड स्टैंडर्ड में, ठीक है? तो उसके क्लास में एक लड़की थी, उसका नाम था ईशा जोशी, ठीक है? और वो ये भाई बहन नहीं थे दोनों। तो फिर इसको ये लड़की पसंद आई सेकेंड स्टैंडर्ड में। थर्ड में गैदरिंग हुआ तो धूम मूवी आई थी, धूम मालूम है ना? तो उसका सॉन्ग है ना, धूम में चले ना, तो उसमें डांस करने मिला नहीं, राक्षस बना दिया लड़के को। एंड में वो लड़की के दोस्त लोग आकर लड़के को मारते हैं। बट ठीक है, लड़के को लड़की से प्यार और ज्यादा होने लगा। और फिर गर्मी की छुट्टियों में लड़का साइकिल पे जाता था, तो लड़के को पता चला कि लड़की अपने घर के पास रहती है। तो लड़की जिस कराटे क्लास में जाती थी, लड़के ने भी वही कराटे क्लास लगाया। पर हुआ यह कि लड़के ने ज्वाइन किया और लड़की का कराटे क्लास खत्म हुआ। पर हाँ, कराटे तो सीख लिया ना। उसके बाद इसको पता चला लड़के को कि ये और इसकी दोस्त ऋतुजा चौधरी, नाम के साथ पता है देखो मेरे को, है ना, ये एक गार्डन में रोज शाम को खेलने जाते हैं। तो इस लड़के ने अपनी सिस्टर और मदर को बोला कि अपन ये वाले गार्डन में नहीं, वो वाले गार्डन में खेलने जाएंगे। जरा से ओपन करना, ठीक है? तो अब खेलने जाते थे वहां पे शाम को, तो वो लड़की वहीं पे सामने आती थी। सुनो ना, तो वो लड़की वहीं पे आती थी। तो अब ये क्या करते थे ना, ये लड़का और लड़की को देख के हाई किया, तो लड़की ने बोला यू इन माई स्कूल, लड़का बोला यस। दोनों वहां पे साथ में डेली खेलना चालू करते हैं। और सोचो क्या हुआ, लड़की स्माइल करती थी लड़के को देख के, तो लड़के को लगता था कि बराबर। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनो, क्या हुआ, ध्यान से सुनो। जब लड़के ने स्कूल चालू हुआ, फोर्थ स्टैंडर्ड आया, तो डिसाइड किया कि लड़की के नोटबुक पे आई लव यू लिखेगा। क्यों लिखेगा? क्योंकि उसने ये देखा था पहले कि मूवीज के अंदर कि लड़की हंसती है मतलब उसको भी प्यार होता है। तो इसने आई लव यू लिख दिया। आई लव यू लिखने के बाद जब ब्रेक खत्म हुआ, मतलब स्कूल की रिसेस थी, तो लड़का बड़ा खुश था। उसको यह लगा कि ये लड़की भी आई लव यू टू लिख देगी नोटबुक में। पर जब क्लास में गया तो उसने देखा कि वो लड़की रोते रोते बाहर भागी। तो उसने क्लास में आके दूसरी लड़की से पूछा कि क्या हुआ। उसने बोला वो विजी टीचर को कंप्लेन करने गई है, किसी ने उसके नोटबुक में आई लव यू लिखा। अब इस स्टोरी का कंक्लूजन क्या है? लड़के को मार पड़ी? नहीं, लड़के ने बोला दूसरे लड़के ने लिखा है, तो मार किसी और ने खाया। बट कंक्लूजन क्या है पता है आपको? मैंने अभी एक लैटिन वर्ड बोला था, कंसेंसस एड इडियम, मतलब मेरा स्माइल करना वॉज ये वाला स्माइल करना। मतलब मेरा मतलब वो लड़का है ना, है ना, मेरा वाला कौन सा स्माइल था? ये वाला। पर उसका स्माइल करना, वो जब स्टूपिड बोलती थी तो सच में स्टूपिड बोलती थी, इसको लगा प्यार से स्टूपिड बोलती है। तो क्या हमारा मीटिंग ऑफ माइंड हुआ? एग्जैक्टली, कंसेंसस एड इडियम का मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड। इसका मतलब यह है कि अगर मेरे पास दो मोबाइल फोन है, एक सैमसंग का और एक एप्पल का है, और मैं बोलूं कि मुझे मेरा फोन आपको बेचना है, तो मैं चाहता हूं कि मैं सैमसंग का फोन बेचूं। आपको क्या लग रहा है? तो क्या कभी तेरा मेरा एग्रीमेंट होगा? क्यों? मीटिंग ऑफ माइंड नहीं हुआ। सबसे पहले चिन्नू ने मुन्नी को दिया कार का ऑफर ठीक है, आएगा वैस क्या दिया उसने? ऑफर। और मुन्नी के पास कितना ऑप्शंस था? शिव। कितना ऑप्शंस था? शिव। ऑप्शन नंबर 1 न, नंबर 2 यस। और अगर उसने हां बोला तो मुन्नी ने क्या किया? क्या किया? प्रॉमिस किया। और तेरा प्रॉमिस मेरा प्रॉमिस बनता है एग्रीमेंट। समझ में आया सबको? तो कंक्लूजन ये है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत फंस सकते हो। हां, माइनर हो, 17 साल 18 साल कंप्लीट नहीं किया है तो सेफ हो, बट उसके बाद याद रखना
अगर आपने किसी को आई लव यू लिख के बोला कि आई विल मैरी यू और बाद में शादी नहीं की, तो वो आपको कोर्ट में लेके जा सकते ये बोल के किसने शादी करने का वादा किया। समझ में आया सबको? पक्का? पक्का? स्मार्ट लग रहा है ना? तो अब याद रखना मेरी बात, सुनो सुनो सुनो। अगर आपने किसी को आई लव यू लिखा और आगे वो भी लिखा है कि वील गेट मैरिड, तो उसका फोन लो और वो सारे मैसेज डिलीट करो। और अगर उसने भेजे है तो संभाल के रखो। हाँ हाँ, और एडवोकेट तो है ही आपके पास, है ना? ठीक है, समझ में आया सबको? तो सबसे पहले क्या आता है बच्चा लोग? ऑफर। देन आता है एक्सेप्टेंस, बराबर। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या बनता है? प्रॉमिस। ऑफर एक्सेप्टेंस क्या बनता है? प्रॉमिस। मेरा प्रॉमिस तेरा प्रॉमिस बना एग्रीमेंट। और क्या हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है? नो। एग्रीमेंट, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा क्या? नो। एग्रीमेंट एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा क्या? नो। समझ में आया सबको? क्यों नहीं बनेगा? अभी जब मैंने इसको बोला कि मैं तेरे को 50,000 देता हूं, भाई को धक्का दे दे, सीढ़ियों से गिर जाना चाहिए। तो चले काम करते हैं, आप इसको धक्का दे दो। है ना? तो अभी इसको अगर धक्का दिया, इसको चोट लगी और ये मेरे को 50,000 रुपए मांगने आता है, मैं नहीं दूं। एग्रीमेंट तो था। बच्चा लोग, एग्रीमेंट किसी भी चीज का बन सकता है। खून करने का एग्रीमेंट, किडनैपिंग का एग्रीमेंट, टॉर्चर करने का एग्रीमेंट, ड्रग सप्लाई करने का एग्रीमेंट। समझ में है सबको? पर वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं। कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ वही बनता है जो लॉफुल होता है। समझ में आया सब लोग को? पक्का क्लियर है? तो बच्चा लोग, अगेन सबसे पहले आता है ऑफर। सबसे पहले क्या आता है? ऑफर। देन आफ्टर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बनता है प्रॉमिस। तेरा प्रॉमिस मेरा प्रॉमिस क्या बनेगा? एग्रीमेंट। एंड एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, मतलब कानूनी तौर पे लागू अगर कोई हो सकता है तो वो बनेगा कॉन्ट्रैक्ट। ये समझ में आया सबको? पक्का सबको समझा? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, और ध्यान से सुनना, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट एग्रीमेंट्स? बराबर है क्या? ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट एग्रीमेंट्स। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। इज दिस क्लियर? तो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इसको कैसे समझता? नंबर 1, चुन्नू ने मुन्नी को बोला, क्या बोला? तो ये क्या है? मुन्नी ने उसको बोला कि मैं परचेस करना चाहती हूं, क्या हो गया? एक्सेप्टेंस। यस न? बराबर। अब क्या एक दूसरे को प्रॉमिस हो गया? इसका प्रॉमिस क्या है कि वो गाड़ी सेल करेगा, बराबर। इसका प्रॉमिस क्या है कि वो 2 लाख रुपया देगी। तो क्या मैं बोल सकता हूं ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू प्रॉमिस प्लस प्रॉमिस इक्वल्स टू? क्या बात है। और एग्रीमेंट प्लस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बाय लॉ इक्वल्स टू नो चीटिंग। वापस से सबसे पहले आता है, सबसे पहले आता है, देन आफ्टर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बनता है? प्रॉमिस 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 इक्वल टू एग्रीमेंट। और कौन सा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। समझ में आया? इस सारे के बीच में छोटे छोटे से पॉइंट्स है जो हमको समझने हैं, जैसे कि एक पर्सन का कर्तव्य दूसरे पर्सन का अधिकार बनता है। राइट एंड ऑब्लिगेशन। मेरा राइट क्या है अगर मैं गाड़ी बेच रहा हूं तेरे को? तो बताओ, मेरा राइट क्या है? 2 लाख मिलेगा। मेरा ऑब्लिगेशन क्या है? गाड़ी देना है। अब तुम्हारे जूते में पैर रखता है, तुम मेरे से गाड़ी लेने वाले हो, तो तुम्हारा राइट क्या है? गाड़ी रिसीव होना। और तुम्हारा ऑब्लिगेशन क्या है? पैसा देना। जब तक राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस नहीं होता तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता, एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता, बराबर ना? तो अगर मेरे बर्थडे का जो मैंने बात किया कि आप लोग को मैं लेके चलता हूं मैच दिखाने के लिए आईपीएल का, अगर वो पेपर पे लिख दूं, साइन कर दिया रहता, तो क्या तुम मेरे को लेके जा सकते हैं कोर्ट में? अगर नहीं लेके गया होता आईपीएल के लिए तो ऑफर था मेरा। क्या ऑफर था? आईपीएल स्टेडियम में दिखाऊंगा। तुम लोगों ने हां बोल दिया तुरंत, तो तुमने क्या किया? एक्सेप्ट किया। ये एग्रीमेंट बना क्या? हाँ,
एग्रीमेंट किसी भी चीज का बन सकता है, कभी भूलने का नहीं। क्या ये एग्रीमेंट बना? ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा क्या? क्यों? ये सोशल एग्रीमेंट है। क्या है ये? सोशल एग्रीमेंट। आपके साथ स्कैम हुआ है ना बचपन में? 10वी मध्ये एवढे टक्के पडले तर मोबाइल आणि गाड़ी, और अगर आपने उतने परसेंटेज लाए भी तो बहुत सारे बच्चों को वो चीज मिली नहीं जो वादा किया था। कोर्ट में लेके जा सकते क्या मां बाप को? 10:30 है ना? 15 है क्या? ठीक है, 1 मिनट। समझ में आया सबको? क्लियर है? इजी है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस प्रॉमिस एग्रीमेंट, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। Clear? Take care everyone. See you all tomorrow. Bye bye.